ब्लड क्लॉटिंग को आप ढंग से समझना, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना। आज जो देखेंगे ब्लड क्लॉटिंग, और इसमें ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, तो सबका डिटेल देखेंगे। देखो, क्लॉटिंग फैक्टर्स तुम्हारे बुक में नहीं दिया हुआ है ना, दो चार का नाम ही दिया हुआ है, लेकिन ऑल टुगेदर 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। कितने? 13 नाम हम देख लेंगे। एक ट्रिक है, आपको ट्रिक से क्लॉटिंग फैक्टर तो याद नहीं होगा, उसका सीक्वेंस याद रहेगा कि कौन सा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे करके। ठीक है। और दूसरी बात, उसके बाद आपको समझना है कि ब्लड क्लॉटिंग होता कैसे है। तो आज के टॉपिक में देखेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, और कौन कौन से ऐसे क्लॉटिंग फैक्टर्स है जो हेल्प करता है किसमें, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में। क्लॉटिंग समझते हो ना, है ना, ब्लड का जम जाना, है ना, थक्का बन जाना। हाँ, मतलब जब भी आपको इंजरी होता है तो आप देखते होंगे कि थोड़े टाइम बाद, अगर अनलेस और अनटिल कि वो बहुत डीप इंजरी नहीं हो, है ना, डीप होगा तो ब्लड नहीं रोकता है, लेकिन ऐसे अगर छोटा मोटा कट हो तो क्या होता है आपका, थोड़े टाइम बाद ब्लड लॉस क्या होता है, रुक जाता है। क्यों रुकता है? ड्यू टू ब्लड क्लॉटिंग, है ना। हमारे बॉडी के अंदर एक नेचुरल एंटी कोआगुलेंट है, उसका नाम क्या है? हेपेरिन, है ना। हमारे बॉडी में एक नेचुरल क्या है आपका, एंटी कोआगुलेंट। उस नेचुरल एंटी कोआगुलेंट को क्या बोलते हैं अपन? इसका नाम है आपका हेपेरिन। क्या नाम है? और ये हेपेरिन क्या करता है? एंटी, देखिए नाम ही से पता चल रहा है ये क्या है, एंटी कोआगुलेंट है। क्या आपका मतलब, आपका ब्लड जो फ्लो कर रहा है बॉडी के अंदर, वो जमता नहीं है, क्लॉट नहीं होता है, बिकॉज ऑफ दिस हेपेरिन। ठीक है। तो अगर ब्लड क्लॉटिंग करवाना है, हमें क्या करवाना है? ब्लड क्लॉटिंग। और ब्लड क्लॉटिंग कहाँ होता है? साइट ऑफ इंजरी के पास। जहाँ इंजरी होगा वहीं पे ब्लड क्लॉटिंग होगा, है ना। तो अपन को वहाँ पे, जहाँ पे साइट ऑफ इंजरी है, वहाँ पे हेपेरिन को क्या करना होगा? इनएक्टिवेट। अगर इनएक्टिवेट नहीं करोगे तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाएगा। लेकिन बॉडी में नहीं करना, हमें कहाँ करना है? साइट ऑफ इंजरी, जहाँ पे इंजरी होगा वहाँ पे हमें हेपेरिन को क्या करना होगा? इनएक्टिवेट। ठीक है। तो चलो देखेंगे कैसे इनएक्टिवेट करते हैं इसको। उस पर आने से पहले देखते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग होता क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स है। देखो, जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं वो कुछ अलग नहीं होता, प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन। ठीक है। और ये मेनली जो बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर है, मोस्ट ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर्स आर सिंथेसाइज्ड इन लिवर। कौन बनाता है? हमारा लिवर। और वहां से वो ट्रांसपोर्ट होकर रहता कहाँ है? प्लाज्मा में। बनाता कौन है? मेनली लिवर। और वहां से वो ट्रांसपोर्ट होकर रहता कहाँ है? आपके प्लाज्मा में। मतलब जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है, इनएक्टिवेट फॉर्म में कहाँ पे होता है? इनएक्टिवेटेड फॉर्म में कहाँ प्रेजेंट होता है? प्लाज्मा में। मतलब काम करवाने के लिए उसको पहले हमें क्या करना होता है? एक्टिवेट करना होता है। ठीक है। चलो देखते हैं इसको। तो कोआगुलेशन ऑफ ब्लड में आप देखोगे, ब्लड क्लॉटिंग इज अ मैकेनिज्म टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी, है ना। बॉडी एग्जिबिट्स कोआगुलेशन और क्लॉटिंग इन रिस्पॉन्स टू एन इंजरी और ट्रॉमा। ठीक है। A dark reddish brown scum is formed at the site of the cut or an injury over a period of time। आप देखते होंगे जैसे ही थोड़ा टाइम होता है, वहाँ पे डार्क ब्राउन का आपका एक नेट जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है ना। उसी को अपन बोलते हैं स्कम, या क्या बोलेंगे? क्लॉट। उसी को क्या बोलेंगे? स्कम और क्लॉट। ठीक है। Scum is a clot or coagulum formed mainly of a network of threads called fibrins, in which dead and damaged formed elements, blood cells of bloods are trapped। तो पूरा प्रोसेस अपन देखेंगे ना, तो इसमें यही होता है। देखो कि आपका पहले फाइब्रिन का फॉर्मेशन होगा। किसका? फाइब्रिन। पहले फाइब्रिन मोनोमर बनता है। क्या बनता है? कैसे बनता है? इसके पूरे प्रोसेस को भी देखेंगे मैकेनिज्म में। ठीक है। पहले फाइब्रिन मोनोमर बनेगा, मोनोमर में पॉलीमराइजेशन हो जाएगा, और ये पॉलीमराइजेशन करके क्या बना लेगा? फाइब्रिन पॉलीमर। क्या बना लेगा? फाइब्रिन पॉलीमर। और यह जो फाइब्रिन पॉलीमर है आपका, खुद को थ्रेड के नेटवर्क के थ्रू खुद को रख लेता है यहाँ पे। मतलब ऐसे करके पूरा एक नेटवर्क ऑफ क्या बना लेगा? थ्रेड। और इसी में आके, अब आपका इंजरी है ना, इंजरी से ब्लड बाहर निकल रहा है, तो ब्लड बाहर निकल रहा होगा तो ब्लड में ब्लड सेल्स बाहर निकल रहे होंगे कि नहीं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, है ना, निकल रहा होगा ना। तो फाइब्रिन क्या किया? पहले एक नेटवर्क बना दिया, मैश लाइक नेटवर्क, है ना। और इसी में जो भी आपका, जो जैसे ही देखो बॉडी से ब्लड जैसे ही बाहर आया, है ना, तो क्या हो जाएगा? डेड होगा ना। आपके बॉडी से जैसे ही बाहर जो ब्लड निकल रहा हो, कैसा हो गया? डेड हो गया। डेड सेल्स होंगे ना उसके अंदर। अब एक आपको बनता कैसे है क्लॉट? ये फाइब्रिन जो आपका पॉलीमर है, वो खुद को अरेंज कर लिया नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स के फॉर्म में, और जो भी आपके सेल सब बाहर निकल रहे थे, है ना, उन सबको इसमें क्या कर लेगा? ये ट्रैप कर लेगा। और ट्रैप करने के बाद यही फाइब्रिन थ्रेड प्लस ट्रैप डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, या ट्रैप्ड ब्लड सेल्स इज कॉल्ड क्लॉट। ठीक है।
तो फाइब्रिन पॉलीमर प्लस ट्रैप्ड ब्लड सेल्स इज कॉल्ड क्लॉट, और इसका कलर कैसा होगा शुरुआत में डार्क ब्राउन, धीरे धीरे येलो होने लगता है, ठीक है। जैसे आप देखते हो कि ऐसे दबाएंगे तो उससे निकलता है ना येलो कलर का फ्लूइड, उसको अपन सीरम बोलते हैं, बाद में देखते हैं अभी, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? चलो आगे देखो, क्लॉटिंग फैक्टर्स है ना, 13 फैक्टर्स हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, है ना। 13 का नाम अपन देखेंगे, लेकिन इसमें से काम आपका 12 ही करता है, कितना? 12, क्योंकि फैक्टर नंबर 6 जो है उसके बारे में कुछ अभी पता नहीं है ना, उसके बारे में कोई अभी प्योर शॉर्ट नॉलेज नहीं है उसके बारे में, ऐसा माना जाता है कि उसका फंक्शन अभी तक हमें पता नहीं है, वो है भी कि नहीं ये भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है इसके बारे में। तो ओवरऑल कितने फैक्टर आपके? 12, लेकिन आपसे पूछेगा कितने क्लॉटिंग फैक्टर, तो आंसर क्या करना है? 13, ठीक है। दीज फैक्टर्स आर मेनली प्रोड्यूस्ड इन लिवर। विटामिन के याद रखने का, क्लॉटिंग फैक्टर बनाने के लिए इस विटामिन की हमेशा ज़रूरत होती है, मतलब अगर विटामिन के ना हो तो क्लॉटिंग फैक्टर आपका नहीं बनेगा, ठीक है। विटामिन के इज रिक्वायर्ड इन द सिंथेसिस ऑफ दीज क्लॉटिंग फैक्टर्स। दीज फैक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन रोमन नंबर, सारे फैक्टर को जो होता है ना 1 2 3 4, इसको किस नंबर में दिखाएंगे अपन? रोमन नंबर में। और फिर से यहाँ पे इसके काम करने के सीक्वेंस में नंबरिंग नहीं है, इसके डिस्कवरी के सीक्वेंस में, किसके? डिस्कवरी के, है ना। द कोगुलेशन फैक्टर्स आर नंबर्ड इन ऑर्डर ऑफ दियर डिस्कवरी। वहाँ देखो फैक्टर लिखा हुआ है, उसका नेम लिखा हुआ है और सोर्स लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। सोर्स ज़्यादा मतलब नहीं है आपका, उतना पूछेगा नहीं, मेनली जो भी आपका बुक में आपके दिया हुआ है जो एनसीईआरटी में, वो सब आपके प्लाज्मा में मिलता है। कहाँ पे? प्लाज्मा में, लेकिन बनाता कौन है उसको? लिवर, ठीक है। तो देखो पहला फैक्टर कौन है आपका? फैक्टर नंबर 1 को क्या बोलते हैं? फाइब्रिनोजेन। देखो जहाँ पे भी लास्ट में क्या लग जाए? जेन, है ना। जहाँ पे भी लास्ट में क्या लग जाए? बताया था पहले भी मैंने कि जहाँ पे भी लास्ट में जेन लग जाए, तो या शुरू में क्या लग जाए? शुरू में क्या लग जाए? प्रो, शुरुआत में प्रो, या लास्ट में क्या लग जाए? जेन। यह क्या दिखाता है? इनएक्टिवेटेड फॉर्म। क्या दिखाता है? इनएक्टिवेटेड फॉर्म, मतलब इसको पहले हमें क्या करना होगा? एक्टिव करना होगा, ठीक है। तो देखो अब चलो, यहाँ पे पहला फैक्टर का नाम क्या है? फाइब्रिनोजेन, प्लाज्मा में आपको। सेकेंड फैक्टर का नाम क्या है? प्रोथ्रोम्बिन, ये भी इनएक्टिव है ना। तीसरे फैक्टर का नाम है आपका टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या नाम है? टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। फोर्थ नंबर का नाम है आपका कैल्शियम आयंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग के हर स्टेप में ये जरूर होता है। कौन है आपका? कैल्शियम आयन। फैक्टर नंबर 4। फैक्टर नंबर 4 कौन है आपका? कैल्शियम आयंस, को फैक्टर इन ईच स्टेप ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। ये एक्टिवेट करता है सबको, है ना। क्या करता है? एक्टिवेट। आगे फैक्टर नंबर 5 का नाम क्या है? प्रो एक्सलरीन, इसको लेबाइल फैक्टर भी बहुत जगह पे बोलता है, ठीक है। फैक्टर नंबर 6 क्या है? एक्सेलरीन। देखो रिजेक्टेड या क्या बोल सकते हैं? हाइपोथेटिकल। इसको या तो रिजेक्ट कर दिया, क्या बोलेंगे? हाइपोथेटिकल, मतलब इसका फंक्शन प्रेजेंस अभी तक कुछ वेल नोन नहीं है, ठीक है। प्रेजेंस हैज नॉट बीन प्रूव्ड, क्लियर है। आगे देखो फैक्टर नंबर 7 प्रो कन्वर्टिन, या इसी को बोलते हैं स्टेबल फैक्टर, या इसी को बोलते हैं सीरम प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्जन, है ना। इसको एक्सेलरीन भी बोलते हैं, एसपीसीए पूरा नाम आप बोल सकते हो इसका, ठीक है। सीरम प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्जन एक्सेलरीन, सीधा सीधा सिंपल नाम क्या है आपका? प्रो कन्वर्टिन। अगला आपका एंटी हीमोफिलिक फैक्टर AHFA, पक्की बात है, नाम ही बता रहा है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। आप जानते हैं हीमोफिलिया A B C सब टाइप का होता है, हीमोफिलिया A होता है, B होता है, C होता है, ठीक है। तो अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई इस फैक्टर की, फैक्टर नंबर 8, तो आपको कौन सा हीमोफिलिया हो जाएगा? हीमोफिलिया A, क्योंकि इसका नाम ही है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर A, ठीक है। अगला है आपका देखो एंटी हीमोफिलिक फैक्टर B, इसको क्रिसमस फैक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्रिसमस फैक्टर, ठीक है। और यह आपका इसका डेफिशिएंसी क्या कॉज करवाएगा? हीमोफिलिया बी, क्लियर है। अगला है आपका एस्टुअर्ट ट्रॉर फैक्टर। 11वें नंबर पे आपका प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, पीटी ये बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं एंटी हीमोफिलिक फैक्टर सी, मतलब इसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा? हीमोफिलिया सी, ठीक है। 12th नंबर फैक्टर का नाम है आपका एगमैन फैक्टर या सरफेस फैक्टर, गेट्स एक्टिवेटेड ऑन कॉन्टैक्ट विथ स्किन सरफेस, है ना। ये सबसे पहला यही आपका, जैसे ही आपके स्किन से कॉन्टैक्ट में आएगा
यह फैक्टर क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, और लास्ट आपका इंपॉर्टेंट है फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, है ना। ये इसको बोलते हैं लैकी लोवेंड फैक्टर भी बोलते हैं। रिलीज फ्रॉम ब्लड प्लेटलेट्स, इट स्टेबलाइजेज द फाइब्रिन मोनोमर। तो फाइब्रिन मोनोमर से फाइब्रिन पॉलीमर बनाएंगे ना, तो पॉलीमर जो बनाने का काम यही करवाता है, फैक्टर नंबर 13। आई बात समझ? ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स के नाम है। अब इसमें ध्यान रखो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप ज़्यादा फोकस करोगे, उसका याद रखना जरूरी है। वो 3-4 ही है जो आपके बुक में दिया हुआ है, आप पूरा याद कर लो तो बहुत बेहतरीन बात है। नहीं याद हो तो पहला याद रखने का फाइब्रिनोजेन, दूसरा याद रखने का प्रोथ्रोम्बिन, तीसरा याद रखने का टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, चौथा याद रखने का कैल्शियम है। इतना तो आपको याद होना चाहिए शुरुआत में, है ना। और फिर बाद में आपको याद होना चाहिए कौन सा आपका फैक्टर नंबर 13। आई बात समझ? इतना याद होना चाहिए मिनिमम। ठीक है, अब ट्रिक से आपको यह नहीं पता चला कि कौन सा फैक्टर है, बस आपको सीक्वेंस पता चल जाए कि कौन सा फैक्टर 1 है, फैक्टर 2 है, फैक्टर 3 है। तो देखो, पुलिस पीपल ट्राई क्लाइंबिंग लॉन्ग हाइपोथेटिकल स्लोप आफ्टर क्रिसमस, सम पीपल हैव फॉलन। मतलब कुछ बेवकूफ़ लोग थे जो बहुत हाई स्लोप को चढ़ने का ट्राई किया क्रिसमस के बाद, लेकिन कुछ उसमें से क्या हो गया, नीचे गिर गया। तो उससे आपका देखो, इससे सीक्वेंस एफ से क्या हो गया, फाइब्रिनोजेन, टी से क्या हो गया, प्रोथ्रोम्बिन, टी से टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, सी से कैल्शियम आयन, एल से लेबाइल फैक्टर, एस से हाइपोथेटिकल मतलब एक्सिलरीन, एस से स्टेबल फैक्टर या एसपीसीए, ए से आपका एएचएफए, क्रिसमस से आपका क्रिसमस फैक्टर, एस से आपका स्टुअर्ट प्रॉवर फैक्टर, पीपल से आपका प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, एस से हो गया हैजमैन फैक्टर, और एफ से हो गया फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। ठीक है, ठीक है, क्या है? चलो अब ये मेन है आपके लिए, है ना, मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, कि कैसे कैसे आपका ब्लड क्लॉट होता है। ठीक है, तो बहुत आसान तरीका है। पहले दो पाथवे होता है इसमें, एक को बोलते हैं एक्सट्रिंसिक, एक को बोलेंगे अपन इंट्रिंसिक, है ना। एक्सट्रिंसिक क्या होगा, देखो इंजरी दो टाइप का हो सकता है आपके बॉडी में। मान लो कि इंजरी हुआ, एक ऐसा इंजरी हुआ जो बस ब्लड वेसल को टच किया, किसको, इस बात को ऐसे समझो, देखो ये मान लो आपका ब्लड वेसल है, क्या है, ब्लड वेसल। ब्लड वेसल है तो अंदर में क्या होगा, ठीक है, और ब्लड होगा तो इसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी सब होगा, होगा ना। ठीक है, और यह मान लेते हैं ब्लड वेसल का क्या है आपका, होगा ना। ठीक है, अब ब्लड वेसल्स है तो इसके आसपास टिश्यू होंगे कि नहीं होंगे, टिश्यू के आसपास से ही गुजरता है ना सारा ब्लड वेसल। यहाँ पे मान लो क्या है आपका, ठीक है। अब देखो, दो तरीके का इंजरी हो सकता है। पहला, एक इंजरी ऐसा हुआ जिसके आसपास के टिश्यू में हुआ, या तो बस ब्लड वेसल के किस में हुआ, वॉल में, मतलब ऊपर ऊपर, वह इंजरी ब्लड वेसल के अंदर तक नहीं गया। बात समझ में आ रही है? ब्लड वेसल के आसपास के टिश्यू में, या तो ब्लड वेसल के वॉल पे, ब्लड वेसल के अंदर तक इंजरी नहीं हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा डीप नहीं है इंजरी, है ना। बात समझ में आ रही है? तो जब ऐसा होगा कंडीशन, इसमें आपका जो पाथवे एक्टिवेट होता है उस पाथवे को बोलते हैं एक्सट्रिंसिक पाथवे। क्या बोलेंगे? जब इंजरी कहाँ पे हो, ऑन द सरफेस या ऑन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स या सराउंडिंग टिश्यूज। क्लियर है? तब कौन सा पाथवे एक्टिवेट होगा आपका, एक्सट्रिंसिक पाथवे। क्लियर है? अगर इंजरी हो गया अंदर तक, डीप इंजरी मतलब आके आपके आरबीसी डब्ल्यूबीसी में अब अंदर तक इंजरी होगा, है ना, तो पक्की बात है कि ब्लड सेल्स भी इंजर्ड होंगे, होगा कि नहीं, आपके आरबीसी प्लेटलेट ये सब हो सकता है इंजर्ड, है ना। तो इंजरी जब डीप हो, जब ब्लड वेसल के अंदर तक आ जाए, ठीक है, तब जो आपका पाथवे एक्टिवेट होगा वह सेकंड पाथवे होगा आपका इंट्रिंसिक पाथवे। कौन सा? इंट्रिंसिक। ये बात समझ में आई? ब्लड वेसल के अंदर तक इंजरी मतलब ब्लड सेल्स तक इंजरी पहुंच जाए, तब कौन सा पाथवे एक्टिवेट होगा, इंट्रिंसिक। अगर ऊपर ऊपर ब्लड वेसल के वॉल पे हो या आसपास के टिश्यू में हो तो एक्सटेंसिक पाथवे। तो दोनों तरीके से आपके ब्लड क्लॉटिंग का मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है, पहली बात। दूसरी बात, कोई भी आपका पाथवे हो, एक्सटेंसिक हो एंट्रेंसिक हो, दोनों में सबसे पहले रिलीज होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। कौन रिलीज होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। लेकिन नाम थोड़ा अलग कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे इंजरी टिश्यू में है ना, तो इसको बोल देंगे टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या बोल देंगे, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। आई बात समझ?
और यहाँ पे मेनली इसको प्लेटलेट ए करता है, इसलिए इसको बोल देते हैं प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन। आई बात समझ? आई बात समझ? जब एक्सट्रिंसिक होगा है दोनों क्या आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन, लेकिन वहां पे बोल देंगे टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, यहाँ पे बोल देंगे अपन प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन, लेकिन निकलेगा कौन हमेशा? थ्रोम्बोप्लास्टिन, वेदर इट इज एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे। क्लियर है? इतनी बात सबको समझ में आई? चलो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो। देयर आर टू पाथवेज फॉर ब्लड क्लॉटिंग, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक। Extrinsic pathway, it begins with any factor which causes tissue trauma, tissue injury. This injury can occur to the vascular wall, मतलब blood vessel के wall में, और it can also be a trauma to the extravascular tissue, के आसपास के टिश्यू में। क्लियर है? आगे देखो। This causes the release of tissue factor, also known as tissue thromboplastin। क्लियर है? दूसरा पाथवे कौन है आपका? इंट्रिंसिक। इट बिगिंस विथ ट्रॉमा और इंजरी टू ब्लड सेल्स डायरेक्टली और कॉजेज द एक्सपोजर ऑफ ब्लड सेल्स टू कोलेजन। इतना मतलब हिंदी में लिख दिया जो मैंने बोला है कि इतना इंजरी हुआ कि आपका सीधे सीधे कहाँ चला गया इंजरी? आपके ब्लड सेल्स तक। कहाँ चला गया? ब्लड सेल्स तक। ठीक है? द इंट्रिंसिक पाथवे इज इनिशिएटेड बाय द इवेंट्स दैट टेक प्लेस विद इन द ल्यूमन ऑफ ब्लड वेसल्स। ल्यूमन समझते हो ना? ये जो, हाँ, ये जो आपने ब्लड वॉल बनाया, ठीक है, ये जो आपने ब्लड वेसल यहाँ पे बनाया, इसके अंदर के खाली जगह को क्या बोलेंगे? ल्यूमेन। तो वहां तक इंजरी जब पहुंच जाए तो आपका कौन सा पाथवे एक्टिवेट होगा? इंट्रिंसिक। क्लियर है? अब देखो, अब आगे अपन प्रोसेस पे। तो पहला प्रोसेस तो आपको बता ही दिया क्या होगा, प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। द होल प्रोसेस इज कॉल्ड एंजाइम कैस्केड थियरी। अब यहाँ पे एक टर्म है आपके एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, कैस्केड। कैस्केड मतलब होता है जहाँ पे वैसा कोई रिएक्शन जहाँ पे सीरीज ऑफ इवेंट्स हो, मतलब एक रिएक्शन से दूसरा जनरेट होता हो, दूसरा से तीसरा, है ना? ऐसा जब रिएक्शन होता है, सीरीज ऑफ रिएक्शन, उसको क्या बोलते हैं? कैस्केड। कैस्केड मतलब सीरीज होता है, ठीक है? एक रिएक्शन से ही दूसरा, एक रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनेगा वो दूसरे को एक्टिवेट करेगा, दूसरे में जो बनेगा तीसरे को करेगा, एंड सो ऑन। ठीक है? वैसे को क्या बोलेंगे अपन? कैस्केड। तो इसमें एंजाइम कैस्केड थियरी होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं, ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस को। वेयर कैस्केड क्या है? सीरीज ऑफ रिएक्शंस इन विच वन स्टेप गिव राइज टू अनदर एंड सो ऑन। क्लियर है? अब देखो किसने प्रपोज किया था इसको? मैकफार्लेन एंड कोवर्कर्स ने। ठीक है? अकॉर्डिंग टू दिस थियरी देयर आर 3 स्टेप्स इन ब्लड क्लॉटिंग। कितने स्टेप्स है? 3। पहला तो आप समझिएगा, रिलीज ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन। एक्सट्रिंसिक हो या इंट्रिंसिक हो, दोनों में कौन रिलीज होगा? थ्रोम्बोप्लास्टिन। बस नाम सेपरेट कर देंगे, वहां पे टिश्यू रिलीज कर रहा है तो टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, यहाँ पे प्लेटलेट तो प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो देखो दोनों वही लिख रहा है। इंजर्ड टिश्यू मतलब ये किसकी बात हो रही है अभी? एक्सट्रिंसिक वाले की। मतलब एक्सट्रिंसिक है ना? इंजर्ड टिश्यू सिंथेसाइज एक्जोथ्रोम्बोप्लास्टिन बोल सकते हैं ना? एक्जोथ्रोम्बोप्लास्टिन बोल दो, या इसको बोल दो टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन बोल दो, या टिश्यू फैक्टर 3 बोल दो, है ना? एंड इंजर्ड प्लेटलेट सिंथेसाइज एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन, या इसी को बोल देंगे प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन, या इसी को बोल सकते हैं प्लेटलेट फैक्टर 3। अलग अलग नाम बस दे दिया, क्योंकि एक्सटेंसिक है तो बोल दिया एक्जोथ्रोम्बोप्लास्टिन, इंट्रिंसिक है तो बोल दिया एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन। दोनों टिश्यू फैक्टर मतलब दोनों फैक्टर नंबर 3 है, उसमें बोल देंगे टिश्यू फैक्टर 3, इसमें बोल देंगे प्लेटलेट फैक्टर 3। ठीक है? और इसको टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन बोल सकते हो, इसको आप प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन बोल सकते हो। ठीक है? अब देखो, अब ये क्या करेगा थ्रोम्बोप्लास्टिन? यह जाएगा और आपके प्लाज्मा में प्रोटीन होता है, जिसने भी देखे होंगे वीडियोज आपको पता चला होगा कि प्लाज्मा में बहुत सारे क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। यह थ्रोम्बोप्लास्टिन जाएगा और उस प्लाज्मा प्रोटीन से क्या करेगा? रिएक्ट कर जाएगा। जो थ्रोम्बोप्लास्टिन आपका सिंथेसाइज हुआ अभी, और जाके किससे रिएक्ट करेगा? प्लाज्मा प्रोटीन से। ठीक है? और प्लाज्मा प्रोटीन से आपका रिएक्शन करने के बाद यह एक एंजाइम बनाएगा, उसका नाम है प्रो क्या? थ्रोम्बिनेज, या सीधे बोलो थ्रोम्बोकाइनेज। प्रो होगा तो इनएक्टिव है, जब एक्टिवेट कर देंगे तो इसको क्या बोलेंगे? थ्रोम्बोकाइनेज। क्लियर है? ठीक है? तो सारे स्टेप बाइज इसका देखते चलते हैं अपन। एक मिनट। चलो देखो यहाँ पे, तो पहले स्टेप पे आपने क्या देखा कि थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज हुआ। कौन हुआ? थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब नाम आप अपने अकॉर्डिंग कर लोगे आप। ठीक है?
यह थ्रोम्बोप्लास्टिन किससे रिएक्ट किया? प्लाज्मा प्रोटीन से क्या करेगा ये? रिएक्ट करेगा, है ना। और प्लाज्मा प्रोटीन से रिएक्ट करके क्या बना दिया? थ्रोम्बोकाइनेज में लिख रहा हूँ सीधे, एक्टिवेट फ्रॉम, है ना। थ्रोम्बोकाइनेज ये बना लिया, ठीक है। और किसके प्रेजेंस में करेगा ये काम? ये कैल्शियम, बताया ना, कैल्शियम हर स्टेप में रहता है, ठीक है। किसके प्रेजेंस में काम हुआ? कैल्शियम के फैक्टर नंबर 4। कैल्शियम कौन सा फैक्टर है? फैक्टर नंबर 4। क्या बना लिया ये? थ्रोम्बोकाइनेज, है ना। और इनएक्टिव फॉर्म में क्या बोलेंगे? प्रोथ्रोम्बोकाइनेज। फिर से इसको कैल्शियम एक्टिवेट करके क्या बनाता है? थ्रोम्बोकाइनेज, ठीक है। अब देखो, यह थ्रोम्बोकाइनेज सबसे पहला काम क्या किया? यही करता है, इनएक्टिवेट कर देता है। इनएक्टिवेट्स किसको? हेपेरिन को। हेपेरिन को क्या कर दिया? इनएक्टिवेट, है ना। तो इसको बोल सकते हैं कि थ्रोम्बोकाइनेज एंटी हेपेरिन है, बोल सकते हैं क्या? थ्रोम्बोकाइनेज क्या है आपका? एंटी, क्लियर है। तो सबसे पहला काम तो ये कर दिया इसने, जहां पे साइट ऑफ इंजरी है वहां पे हेपेरिन को क्या कर दिया? इनएक्टिवेट, क्लियर है। अब देखो सेकेंड काम क्या होगा। ये तो आपने देख लिया पहला। अब दूसरा काम क्या करेगा ये देखो। आपके प्लाज्मा में आपको पता है, पढ़ा होगा अगर तो, थ्रोम्बिन भी होता है, प्रोथ्रोम्बिन जिसको बोलते हैं। क्या होता है? प्रोथ्रोम्बिन, है ना। तो किस फॉर्म में? प्रोथ्रोम्बिन है ना। तो प्रोथ्रोम्बिन को हमें कन्वर्ट करना है किसमें? थ्रोम्बिन में। किसमें? थ्रोम्बिन में। वही वाला एंजाइम करवा देगा, कौन सा? थ्रोम्बोकाइनेज। आई बात समझ? तो अगला स्टेप यही लिखा हुआ है, देखो। Both these thromboplastin react with plasma proteins in the presence of calcium ions to form an enzyme called prothrombinase or thrombokinase. This enzyme inactivates heparin. Heparin is a natural anticoagulant जो ब्लड को क्या नहीं होने देता है? क्लॉट नहीं होने देता है। प्रोथ्रोम्बिन इज एंटी हेपेरिन। अब देखो सेकेंड स्टेप क्या होगा? कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। इसमें कन्वर्जन हो जाएगा। प्रोथ्रोम्बिन को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? थ्रोम्बिन में। अब देखो क्या होगा, सिंपल सी, और सिंपल स्टेप्स है इसके सारे। तो पहला स्टेप में हमने थ्रोम्बोप्लास्टिन पहले रिलीज करवाया। रिलीज करवाने के बाद वो थ्रोम्बोप्लास्टिन किससे एक्टिव रिएक्ट किया? प्लाज्मा प्रोटीन से, और बना लिया क्या आपका? थ्रोम्बोकाइनेज। यह थ्रोम्बोकाइनेज सबसे पहला काम कर दिया, इनएक्टिवेट कर दिया किसको? हेपेरिन को। अब दूसरा काम क्या होगा? आपके प्लाज्मा में पहले से इनएक्टिवेटेड फॉर्म में प्रेजेंट है कौन आपका? प्रोथ्रोम्बिन। कौन प्रेजेंट है आपका? प्रोथ्रोम्बिन। ये प्रोथ्रोम्बिन के ऊपर जाके लग जाता है कौन आपका? थ्रोम्बो, कौन लग जाएगा? थ्रोम्बोकाइनेज, है ना। कौन लग गया जाके? थ्रोम्बोकाइनेज। इसके प्रेजेंस में फिर से कैल्शियम के प्रेजेंस में, और इसको कन्वर्ट कर दिया एक्टिव फॉर्म में। एक्टिव फॉर्म कौन सा आपका? थ्रोम्बिन। कैसा फॉर्म है इसका? क्लियर है। अब देखो आगे के स्टेप में क्या होगा, तीसरा। अब आपके प्लाज्मा में एक और टिश्यू मतलब फैक्टर, क्लॉटिंग फैक्टर आपका प्रेजेंट है, उसका नाम है फाइब्रिनोजेन। क्या नाम है? फिर से किस फॉर्म में है? ये भी कहाँ प्रेजेंट है? प्लाज्मा में, है ना। लेकिन ये भी किस फॉर्म में आपका? इन एक्टिव फॉर्म में। अब इस फाइब्रिनोजेन के ऊपर जाकर लग जाएगा कौन आपका? ये थ्रोम्बिन। कौन लग जाएगा? और इसको कन्वर्ट कर देगा फाइब्रिन मोनोमर में। इसमें फाइब्रिन मोनोमर, फाइब्रिन हो गया ना, जेन हट गया इससे। अब तो क्या हो गया? अब एक्टिवेट, क्या बन गया आपका? फाइब्रिन मोनोमर। अब यह जो फाइब्रिन मोनोमर है आपका, इसमें क्या हो जाएगा? पॉलीमेराइजेशन, है ना। फाइब्रिन मोनोमर में क्या हो गया अब? ठीक है। और ये बना लेगा क्या आपका? फाइब्रिन पॉलीमर। इसको हम मोस्ट कॉमनली क्या बोलेंगे? फाइब्रिन थ्रेड। क्या बोलेंगे? फाइब्रिन, क्लियर है। ये बन गया आपका फाइब्रिन थ्रेड। अब देखो फाइब्रिन थ्रेड में अब क्या होगा? ये फाइब्रिन थ्रेड ऐसे करके अपने आप को अरेंज कर लिया यहाँ पे नेटवर्क के फॉर्म में, है ना। और इसी में सारा कौन ट्रैप्ड हो गया आपका? कौन ट्रैप्ड हो गया आपका? ब्लड सेल्स। और तब जो स्ट्रक्चर बना उसी को क्या बोलेंगे अपन? क्लियर है, ठीक है। यही पूरा आपका मैकेनिज्म है किसका? ब्लड क्लॉटिंग का, ठीक है। तो देखो आगे यही लिखा हुआ है, कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू
thrombin. Prothrombinase enzyme convert inactive prothrombin into active thrombin in the presence of calcium and factor number 4. तीसरा क्या आपका conversion of fibrinogen into fibrin. Thrombin acts on fibrinogen. तो कैसा आपका soluble proteins of plasma. ये प्लाज्मा का कैसा प्रोटीन है आपका? soluble प्रोटीन है. कौन है आपका? फाइब्रिनोजेन. फाइब्रिनोजेन soluble है, लेकिन जैसे ही उसको फाइब्रिन मोनोमर में कन्वर्ट कर दे तो कैसा हो जाएगा? इनसॉल्युबल. अभी तो क्या बनाएगा? क्लॉट, है ना? ठीक है. फाइब्रिन मॉलिक्यूल्स यहाँ लिखो. थ्रोम्बिन एक्ट्स ऑन फाइब्रिनोजेन soluble protein of plasma and converts it into fibrin monomers. वो कैसा हो गया? insoluble. Fibrin molecules, fibrin monomers undergo polymerizations in presence of factor number 13, है ना, and form fibrin threads. Fibrin threads form a network on the wound and block the passing of RBC. In this network of fibrin threads, dead and damaged blood cells get trapped and this forms the clotting of. ठीक है, तो क्लॉट क्या हो गया आपका? फाइब्रिन थ्रेड्स प्लस ट्रैप्ड आरबीसीज. मेनली आरबीसीज है ना, ट्रैप्ड आरबीसीज बोलते हैं. आफ्टर क्लॉटिंग, जब क्लॉटिंग हो जाता है कुछ दिन के बाद, आप 1-2 दिन बाद देखोगे इसमें से येलो कलर का फ्लूइड निकलता है. निकलता है, ये पक्की बात है ना. तो आफ्टर क्लॉटिंग अ पेल येलो लिक्विड ऊजेज, मतलब कम्स आउट फ्रॉम क्लॉट एंड इट इज कॉल्ड एज. ठीक है, इन विच क्या प्रेजेंट होता है आपका? एंटीबॉडीज आर. क्लियर है? टाइम टेकन फॉर नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग वेरीज फ्रॉम 4 to 10 minutes. ठीक है, डिपेंड्स ऑन द इंजरी एंड इंडिविजुअल. ठीक है. विटामिन के इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग. याद रखना, क्योंकि ये होगा तो ही क्या बनेगा? क्लॉटिंग फैक्टर्स. और क्लॉटिंग फैक्टर्स बनेंगे तो ही क्या होगा आपका? ब्लड क्लॉटिंग. ठीक है. हेपारिन, सोडियम ऑक्जेलेट, पोटेशियम ऑक्जेलेट आर एंटी कोआगुलेंट्स. ये सब ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है. ठीक है. सोडियम और पोटेशियम ऑक्जेलेट कैन प्रेसिपिटेट फैक्टर नंबर 4 एंड दस प्रिवेंट्स ब्लड कोआगुलेशन. तो ये जानने की जरूरत नहीं है, बस आप नाम याद कर लोगे. ये सब क्या है? एंटी कोआगुलेंट है, जो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता. ठीक है. प्लाज्मा इक्वल टू क्या बोलोगे? ब्लड माइनस कॉर्पशल्स, है ना. ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ब्लड माइनस कॉर्पशल्स होता है. कॉर्पशल्स मतलब ब्लड सेल्स, है ना. तो ब्लड में से आप सारे ब्लड सेल्स को निकाल दो तो क्या बच जाएगा? प्लाज्मा. अब सीरम क्या होता है भाई? प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजेन. ये सब याद रखना. जब प्लाज्मा में से किसको हटा दो आप? फाइब्रिनोजेन को निकाल दो तो उसको क्या बोलेंगे अपन? क्लियर है? चलो, ये खत्म हो गया आपका ब्लड क्लॉटिंग. ठीक है, सबको समझ में आया ब्लड क्लॉटिंग? चलो अब आगे देखते हैं सर्कुलेटरी पाथवेज. ठीक है, तो थोड़ा बहुत तो आइडिया आपको मिला हुआ है एनिमल किंगडम में कि 2 टाइप के सर्कुलेटरी पाथ, ओपन एंड क्लोज्ड, है ना. तो ज़्यादा एडवांटेजियस कौन सा होगा? ओपन या क्लोज्ड? क्लोज्ड होगा, पक्की बात है ना. ठीक है, वहीं देखते हैं इंट्रोडक्शन में क्या है. द होल सर्कुलेटरी सिस्टम इज फॉर्म्ड बाय द मीजोडर्म. पहले तो याद रखना, आपको बताया ना कि आपके बॉडी में जितने भी सिस्टम है वो 3 ही जगह से बना है, या तो एक्टो, या तो एंडो, या मीजोडर्म. तो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है पूरा, जो भी सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है सब कहाँ से ओरिजिन है? मीजोडर्म से. 2 एक्सेप्शन है इसमें. ठीक है. एक आपके हार्ट के मसल्स. कौन सा मसल? सबसे अंदर वाला. कार्डियक नहीं, सबसे अंदर वाला. एंडोकार्डियम बोलते हैं उसको. क्या बोलते हैं? एंडोकार्डियम. और ब्लड वेसल का अंदर वाला लाइनिंग, इसी चैप्टर में सब पढ़ेंगे, है ना. उसको एंडोथीलियम बोलते हैं. क्या बोलते हैं? एंडोथीलियम. ब्लड वेसल का अंदर वाला लाइनिंग को क्या बोलेंगे? एंडोथीलियम. और हार्ट मसल जो होता है सबसे अंदर वाला को क्या बोलते हैं? एंडोकार्डियम. वह दोनों बस आपका कौन बनाया हुआ है? एंडोडम. कौन? एंडोडम. बाकी जितने भी सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट्स है सबका ओरिजिन कहाँ से है? मीजोडम. क्लियर है? स्टडी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज कॉल्ड एंजियोलॉजी. फादर ऑफ एंजियोलॉजी विलियम हार्वे. और ब्लड सर्कुलेशन का भी डिस्कवरी किसने किया था? विलियम हार्वे ने. ठीक है. डिस्कवरर ऑफ सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन कौन है? विलियम हार्वे. ओरिजिन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम कौन सा है आपका? मीजोडम. यहाँ पे एक्सेप्शन लिखा हुआ है, एंडोकार्डियम ऑफ हार्ट एंड एंडोथीलियल ऑफ ब्लड वेसल्स आर एंडोडर्मल इन ओरिजिन. क्लियर है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी पाथवेज. पहला कौन सा है? ओपन टाइप. दूसरा आपका क्लोज टाइप, है ना. अब देखो इसमें पक्की बात है, ओपन टाइप में क्या होता है? टिश्यू इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ ब्लड, है ना. वहाँ पे टिश्यू इज नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, क्योंकि टिश्यू के पास ब्लड को लेकर जाता है कौन? ब्लड वेसल्स. हाँ, वही ब्लड वेसल्स, उसमें कैपिलरी जाता है. ठीक है, क्लियर है. अब देखो कुछ डिफरेंसेस ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप में. पहला ओपन टाइप में देखो, इन दिस
blood is pumped by heart and this blood passes through large vessels into large open spaces और body cavities called blood sinuses। जो हमारे बॉडी में कैविटी होता है ना, उसको हम साइनसेस बोलते हैं। सीधा सीधा जैसे मान लो कि यहाँ से पानी फ्लो कर रहा है, जो भी ओपन स्पेस है बॉडी में उसी की तरफ फ्लो करेगा, है ना। तो इस ओपन स्पेसेस को क्या बोलते हैं अपन? साइनसेस। वहाँ पे सीधा सीधा ब्लड हार्ट पंप किया और वहाँ से कहाँ चला गया हो? साइनसेस में, और सीधे सीधे टिश्यू को टच करेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? ब्लड इज पंप बाय हार्ट इनटू क्लोज्ड नेटवर्क और ब्लड वेसल, ठीक है। टिश्यूज आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ सर्कुलेटिंग फ्लूइड। यहाँ पे क्या है? टिश्यूज आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ सर्कुलेटिंग फूड, क्योंकि यहाँ पे टिश्यू को ब्लड टच नहीं कर रहा है। ब्लड एकदम एक क्लोज नेटवर्क में है, किसमें? ब्लड वेसल्स में। टिश्यू के पास जाएगा जरूर, लेकिन वहां तक लेके कौन जाएगा इसको? ब्लड वेसल्स, ठीक है। लेस एडवांटेजियस पैटर्न वो कैसा होगा? पक्की बात है, जैसे मान लो कि यहाँ से पानी आप डाल रहे हो तो पानी चारों तरफ फैल जाएगा, है ना। तो एक पाइप के थ्रू डालो, आप जहाँ डालना चाहते हो वहीं पे जाएगा, तो ज़्यादा एडवांटेजियस कौन सा है आपका? क्लोज्ड, ठीक है। एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क। एक्सेप्शन दिया हुआ है क्लास सेफेलोपोडा में, कौन आप? सेफेलोपोडा ऑफ मोलस्का एक ऐसा आपका क्लोज्ड है। बाकी इन सब में किस में मिलेगा आपका? ओपन। इसमें आप जानते ही हो एनालिड्स, कॉर्डेट्स, हम लोग में भी क्या है? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। इन ह्यूमन बींग्स ऑन द बेसिस ऑफ सर्कुलेटिंग फ्लूइड, आप जानते हो दो टाइप का फ्लूइड हमारे बॉडी में सर्कुलेट करता है, एक ब्लड, दूसरा लिम्फ। तो दो सिस्टम हमें स्टडी करना है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम प्लस लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। वही बोल रहा है, इन ह्यूमन बींग्स ऑन द बेसिस ऑफ सर्कुलेटिंग फ्लूइड टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेटिंग सिस्टम आर प्रेजेंट, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम, है ना। तो शुरुआत में अपन किसको देखेंगे? पहले ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को, जब ये खत्म हो जाएगा पूरा तब देखेंगे अपन लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या क्या आएगा इसमें? ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट, तीनों आएगा ना, ठीक है। लिम्फेटिक सिस्टम में कौन कौन आएगा? लिम्फ, जैसे ब्लड, ब्लड आपका फ्लूइड है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का, तो लिम्फेटिक सिस्टम का फ्लूइड कौन है? लिम्फ। उसमें ब्लड वेसल्स है तो इसमें कौन है? लिम्फ वेसल्स। और यहाँ पे आपका लिम्फॉइड ऑर्गन्स होंगे। लिम्फॉइड ऑर्गन आता है, लिम्फॉइड ऑर्गन में प्रेजेंट होता है आपका लिम्फ नोड्स, ठीक है। ये पूरा डिटेल देखेंगे अपन क्या क्या होता है। अब देखो टाइप्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन एंड हार्ट इन वर्टिब्रेट्स, इसकी बात कर रहे हैं वर्टिब्रेट्स, क्योंकि ह्यूमन फिजियो हमें पढ़ना है, ठीक है। अब देखो इसमें बहुत ज़रूरी है, अभी हम देखने वाले हैं बहुत सारे टाइप के सर्कुलेशन होगा। सिंगल सर्कुलेशन, है ना, डबल सर्कुलेशन, है ना। आप डबल सर्कुलेशन में भी देखोगे कहीं कहीं पे आपका क्या होता है? इम्पार्शियल डबल सर्कुलेशन, मतलब कि पूरी तरह से डबल सर्कुलेशन नहीं होगा, ठीक है। तो अपन तीन टाइप का पढ़ेंगे, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन एंड सिंगल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन एंड कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, क्लियर है। चलो तो पहला देखते हैं, सबका दिया हुआ है यहाँ पे, नंबर ऑफ हार्ट चैम्बर्स। चैम्बर समझते हो ना, ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स। ऑरिकल को ही अपन एट्रिया भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एट्रिया, ठीक है। तो हार्ट चैम्बर का मतलब होता है ऑरिकल एंड वेंट्रिकल। हमारे में कितने चैम्बर है हमारा हार्ट? 4 चैम्बर है, 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल। फिश कितने होते हैं? 2 चैम्बर्ड फिश, 2 चैम्बर्ड, 1 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल, ठीक है। वही लिखा हुआ है देखो। नंबर ऑफ हार्ट चैम्बर किस में देखना है? फिशेस में 2 होता है, 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। एम्फीबियंस में कितने होते हैं? 3, 2 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल, ठीक है। रेप्टाइल्स में कितने थे? 3, 2 ऑरिकल्स एंड 1 वेंट्रिकल। एक्सेप्शन कौन है आपका? क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल आपका है रेप्टाइल्स, लेकिन उसके हार्ट कितने चैम्बर्ड है? 4 चैम्बर्ड, क्लियर है। उसके बाद क्रोकोडाइल्स, एप्स, एंड एप्स मतलब बर्ड्स एंड मैमल्स, इन सब में कितने होंगे? 4 चैम्बर्ड, 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल, क्लियर है। तो पहले कहानी खत्म कर दिया हमने नंबर ऑफ चैम्बर्स का, ठीक है। अब आते हैं टाइप ऑफ सर्कुलेशन। फिश में कैसा होगा? सिंगल। उसके आगे कैसा होगा? इनकम्प्लीट डबल। रेप्टाइल्स वाले में भी कैसा होगा? इनकम्प्लीट डबल। और हम लोगों में कैसा होगा? कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। अबे क्या होता है कंप्लीट डबल, है ना, इनकम्प्लीट देखते हैं अभी, ठीक है। हाँ, वहाँ एक ऊपर कुछ लिखा हुआ है, ब्रेन कैविटी को भी अपन क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल्स। आपके ब्रेन में भी 4 कैविटी है, कितने? 4, ठीक है। तो 4 कैविटी को भी अपन क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल्स बोलते हैं। वो बाद में पढ़ेंगे, पैरासील, मेटासील, है ना, मायोसिल, उसे ब्रेन कैविटी होता है, ठीक है। चलो अब देखो, इवोल्यूशनरी सीक्वेंस इज प्रेजेंट इन वर्टिब्रेट्स इन हार्ट, मतलब पक्की बात है, जैसे जैसे आपका ऑर्गेनिज्म का
कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता गया वैसे वैसे हार्ट के चैम्बर भी क्या हो गए, बढ़ते गए। ठीक है, वही बोल रहा है इवोल्यूशनरी सीक्वेंस इज प्रेजेंट इन वर्टिब्रेट्स इन हार्ट। मतलब अगर आप इवोल्यूशन को देखना चाहते हो तो हार्ट को भी ले सकते हो, किसका आप, वर्टिब्रेट्स का, वहाँ पे भी आपको इवोल्यूशन दिख जाएगा। ठीक है, चलो, इन ऑल वर्टिब्रेट्स द हार्ट कंसिस्ट ऑफ 1 or 2 एट्रिया एंड 1 or 2 वेंट्रिकल्स। या तो एक ऑरिकल होगा एक वेंट्रिकल होगा, फॉर एग्जांपल फिश, है ना। रेप्टाइल्स में 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल, है ना। और हम लोगों में, मैमल्स में 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल। क्लियर है। बट द हार्ट ऑफ लोअर वर्टिब्रेट्स हैज एडिशनल चैम्बर्स, नेमली। तो लोअर वर्टिब्रेट्स की बात कर रहे हैं अपन, जो अपर हायर वर्टिब्रेट्स है उसमें तो दो ही चीज़ मिलता है, ऑरिकल एंड वेंट्रिकल्स। अब नंबर आपका वैरी करेगा, किसी में 2 ऑरिकल है किसी में 1 ऑरिकल है, बात समझ में आ रही है। किसी में 2 वेंट्रिकल है किसी में 1 वेंट्रिकल है, वो वैरी करेगा। लेकिन लोअर वर्टिब्रेट्स में, ये पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे कॉकरोच वगैरह, ठीक है। लोअर वर्टिब्रेट्स में आप देखोगे कि आपके कुछ एडिशनल चैम्बर्स भी होते हैं, ठीक है, जो ऑरिकल के ऊपर लगा होता है। ठीक है, साइनस वेनोसस एंड कॉनस आर्ट्रियोसिस, या इसको बोलते हैं ट्रंकस आर्ट्रियोसिस। ठीक है, साइनस वेनोसस क्या है और दूसरा क्या लिखा हुआ है, कॉनस आर्ट्रियोसिस। ये एडिशनल चैम्बर्स है इसमें, लोअर वर्टिब्रेट्स में। किसमें, लोअर वर्टिब्रेट्स में। देखो पहला किसके बारे में देख रहे हैं अपन, साइनस वेनोसस। द फर्स्ट चैम्बर ऑफ द हार्ट इन फिश, है ना, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। क्योंकि ये सब हायर में नहीं आएगा, किस में आएगा, लोअर में। बर्ड्स जो आ गया, हम लोग आ गए, किस में आ गए, हायर वर्टिब्रेट्स में, है ना। तो हम लोग में ऐसे चैम्बर नहीं दिखाई देगा, इसमें बर्ड्स में, हम लोगों में दिखाई नहीं देगा। कौन आपका, ये साइनस वेनोसस है सब। ठीक है, हम लोग में सीधा सीधा ऑरिकल एंड वेंट्रिकल। लोअर वर्टिब्रेट्स में आपको कुछ एडिशनल चैम्बर दिखाई देगा ऑरिकल और वेंट्रिकल के अलावा। ठीक है, तो उसमें पहला कौन सा आपका, साइनस वेनोसस। द फर्स्ट चैम्बर ऑफ द हार्ट इन फिश, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, दैट इज लोअर वर्टिब्रेट्स, एम्प्टीइंग इनटू द राइट ऑरिकल। बताया ना, ऑरिकल के जस्ट ऊपर होता है। ठीक है, और यह क्या करेगा, ये जाएगा साइनस वेनोसस ब्लड को और कहाँ पे डालेगा, राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल में कैसा ब्लड जाता है भाई, डीऑक्सीजन। ठीक है, अब देखो, deoxygenated blood from the body is brought by veins into the most posterior part of the heart called sinus venosus। ये सबसे पोस्टीरियर में होगा, राइट ऑरिकल के भी पीछे होगा है। ठीक है, वहां से पूरे बॉडी से जो आपका डीऑक्सीजनेटेड, नॉर्मल कंडीशन में क्या होना चाहिए था हम लोगों में, जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको वेन्स लेता है और कहाँ डाल देता है, राइट ऑरिकल में। यहाँ पे क्योंकि एडिशनल चैम्बर है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स लेके आया, लेकिन वह किसको देगा, साइनस वेनोसस को। और साइनस वेनोसस को किसको देगा, राइट ऑरिकल। क्लियर है। फ्रॉम साइनस वेनोसस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पासेस फॉरवर्ड इनटू द राइट ऑरिकल। राइट ऑरिकल से कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से कहाँ आएगा ये, कॉनस आर्ट्रियोसस, और देन इनटू पल्मोनरी ट्रंक, फाइनली इनटू पल्मोनरी आर्टरी एंड देन लंग्स। इसमें 2 एडिशनल चैम्बर हो गए। अगर हम लोग अपना देखते हैं इसका, तो अपना सीक्वेंस कैसा होता, राइट ऑरिकल, सुनो, राइट ऑरिकल, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक, पल्मोनरी ट्रंक, पल्मोनरी ट्रंक से पल्मोनरी आर्टरी, और आर्टरी से लंग्स। लेकिन यहाँ पे 2 एडिशनल चैम्बर है इसलिए यहाँ पे 2 ऐड हो गया। शुरुआत सबसे किससे हुआ, साइनस वेनोसस से, वहाँ से एंटर किया राइट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, राइट ऑरिकल से कहाँ आया, राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में आने से पहले कहाँ गया, कॉनस आर्ट्रियोसिस, और तब जाएगा पल्मोनरी ट्रंक में। क्लियर है। दूसरा कौन सा आपका, कॉनस आर्ट्रियोसिस। द अपर फ्रंट पार्ट ऑफ द राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट फ्रॉम हियर पल्मोनरी ट्रंक अराइजेज। यही रीजन है आपका जहाँ से कौन निकलता है इसमें, पल्मोनरी ट्रंक। तो पक्की बात है इसका ओरिजिन कहाँ पे होगा आपका, राइट वेंट्रिकल। अब याद करो ना अपना, आप अपना याद करोगे तो खुद आपको इसमें ये हो जाएगा। देखो हमारा हार्ट कितने चैम्बर्ड है भाई, तो अभी मान लेते हैं हार्ट ऐसा है। ठीक है, ये क्या है आपका लेफ्ट, ये क्या है आपका लेफ्ट, ठीक है, ये आपका लेफ्ट, ये आपका, हमारा यही है ना। और हमारा देखो यहाँ से जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है क्या आपका, एरोटा निकलता है। क्या निकलता है, क्लियर है। एरोटा क्या होता है, मेन आर्टरी। ये क्या है, मेन आर्टरी है। यही बाद में डिवाइड करके बहुत सारे छोटे छोटे क्या बना देंगे, आर्टरीज।
आर्टरीज फर्दर डिवाइड करके आर्ट्रियोल्स, आर्ट्रियोल फर्दर डिवाइड करके कैपिलरीज, ठीक है। इसी तरह राइट वेंट्रिकल के अपर पोर्शन से निकलता है पल्मोनरी ट्रंक। कौन निकलता है? पल्मोनरी ट्रंक। अभी पल्मोनरी आर्टरी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? पल्मोनरी ट्रंक, है ना। यह अब आपके पास लंग्स कितने? 2 है ना, है कि नहीं। अब ये देखो पल्मोनरी ट्रंक ऊपर आके ना ये डिवाइड हो जाता है किसमें? पल्मोनरी आर्टरी में। एक पल्मोनरी आर्टरी एक लंग्स के पास और दूसरा पल्मोनरी आर्टरी दूसरे लंग्स में। आई बात समझ? तो पल्मोनरी ट्रंक ही डिवाइड होकर बनाता है क्या? आपका पल्मोनरी आर्टरी। और पल्मोनरी शब्द जहां भी आ जाए पक्की बात हो वो किससे कनेक्टेड होगा? लंग्स। क्लियर है? तो देखो हम लोग में सीधा सीधा क्या हो रहा है कि यहाँ से सीधे पल्मोनरी ट्रंक निकला, लेकिन उन सब में क्या होगा? यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर होगा और यहाँ से निकलेगा कौन? पल्मोनरी ट्रंक। आई बात समझ? वही बात है, बस थोड़ा सा फर्क हुआ और कुछ नहीं। चलो देखे आगे, वही लिखा हुआ देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये बॉडी है। बॉडी से कैसा ब्लड गया आपका? डीऑक्सीजनेटेड। कौन लेके गया? वेन्स। कहाँ लेके गया? साइनस वेनोसस। साइनस वेनोसस से राइट ऑरिकल, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल के पास ये कौन प्रेजेंट है? कॉनस आर्ट्रियोसिस, है ना। ये कॉनस आर्ट्रियोसिस से डिवाइड करके क्या बनाया? पल्मोनरी ट्रंक। और पल्मोनरी ट्रंक फर्दर डिवाइड हो गया पल्मोनरी आर्टरी और फिर ये लेके ब्लड चला गया लंग्स के। क्लियर है? साइनस वेनोसिस एंड कॉनस आर्ट्रियोसिस इज एब्सेंट इन बर्ड्स एंड मैमल्स, पहले ही बता दिया आपको, ठीक है। हायर वर्टिब्रेट्स में दोनों नहीं होगा। इन रेप्टाइल्स साइनस वेनोसिस इज प्रेजेंट बट कॉनस आर्ट्रियोसिस इज एब्सेंट, ठीक है। तो मेनली आपको फिश में देखने को मिलेगा, एम्फीबियंस में देखने को मिलेगा। अरे बात समझ? कौन आपका? साइनस वेनोसिस एंड कॉनस आर्ट्रियोसिस। क्लियर है? फिशेस हैव 2 चैम्बर्ड हार्ट बट लंग फिशेस हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट। याद रखना, ये भी पूछेगा, है ना। फिश में कितने हार्ट होते हैं? जनरली 2 चैम्बर्ड। लेकिन अगर उसके आगे क्या लगा दे? लंग फिशेस, तो कितने चैम्बर्ड बोलोगे? 3 चैम्बर्ड हार्ट बोलोगे, है ना। लंग फिशेस आर दोज विच डू नॉट यूज गिल्स एंड यूज लंग्स। क्लियर है? अब आते हैं सिंगल सर्कुलेशन। फॉर एग्जाम्पल कौन है इसका? फिश। कितनी बात समझ में आई? आपके बुक में ये सब दिया भी नहीं हुआ, कॉनस आर्ट्रियोसिस क्या होता है ना, ये सब नहीं है, ठीक है। छोटा वैसे भी छोटा ही इसमें तो कुछ पढ़ाया नहीं मैंने। सीधी बात है, एडिशनल चैम्बर है ना। एडिशनल चैम्बर है, ब्लड ब्लड फ्लो में थोड़ा सा आप मॉडिफाई कर दोगे, यही है ना। कि जो आप सीधे सीधे राइट ऑरिकल में भेजते थे, पहले कहाँ भेजोगे? साइनस वेनोसिस में, है ना। वहां से आ गया राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से अपन पल्मोनरी ट्रंक में भेजते थे, तो कॉनस आर्ट्रियोसिस में भेज देंगे पहले। हो गया, इतना ही है इसमें डिफरेंस, ठीक है। चलो अब देखते हैं अपन सिंगल सर्कुलेशन पहले, ठीक है। इसमें देखने को मिलता है आपको फिश, क्योंकि इसमें कितने चैम्बर होते हैं हार्ट के? 2 ही चैम्बर होते हैं, है ना। तो देखो इसमें क्या होगा। इन फिशेस द हार्ट पंप्स आउट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विच अंडरगोज ऑक्सीजनेशन इन द गिल्स। जो आपका हार्ट है कैसा ब्लड पंप कर रहा है? हार्ट कैसा ब्लड पंप कर रहा है? डीऑक्सीजनेटेड। फिश में याद रखने का, फिश में हार्ट कैसा ब्लड पंप करता है? डीऑक्सीजनेटेड। फिश के हार्ट में यह कैपेबिलिटी नहीं हो कि वो ब्लड को कैसा बना दे? ऑक्सीजनेटेड। वह ब्लड पंप करता है कैसा? डीऑक्सीजनेटेड। वो कहाँ से आया होगा? उसके पास बॉडी से। तो बॉडी से कैसा ब्लड रिसीव करता है हार्ट? डीऑक्सीजनेटेड। उस ब्लड को कहाँ फेंकता है? लिम्स, गिल्स पे। कहाँ पे? गिल्स पे। और गिल्स उसको क्या करता है? उसमें ऑक्सीजन मिक्स। तो फिश में गिल्स में वह कैपेबिलिटी है कि वह आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को किस में कन्वर्ट करता है? ऑक्सीजनेटेड। आई बात समझ? यहाँ पे क्या होगा? इन फिशेस the heart pumps out deoxygenated blood which undergoes oxygenation in the gills, है ना। the oxygenated blood is then supplied to the body parts from where deoxygenated blood is returned to the heart. this is known as single circulation। देखो जहाँ पे ब्लड एक ही बार टच करे किसको? हार्ट को, तो उसको बोलेंगे सिंगल सर्कुलेशन। ब्लड टच करने का मतलब ये होता है ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड। अगर मान लो जैसे हम लोगों में है, एक बार देखो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टच किया हार्ट को, और एक बार कौन टच किया? ऑक्सीजनेटेड। 2 बार टच किया ना, तो उसको क्या बोलेंगे? डबल सर्कुलेशन। यहाँ पे एक ही बार ब्लड टच कर रहा है, कौन वाला? डीऑक्सीजनेटेड वाला हार्ट को, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? सिंगल सर्कुलेशन। तो सिंपल सा है, देखो यहाँ पे ये आपका बॉडी पार्ट्स है। बॉडी पार्ट्स तो हमेशा कैसा रिसीव करता है? डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड, है ना। ये सारा ऑक्सीजन को यूज कर लिया, यूज करने के बाद कैसा निकला? डीऑक्सीजनेटेड। या किसको दे दिया? हार्ट को। हार्ट किसको पंप कर दिया? गिल्स को, गिल्स को, है ना।
और गिल्स इसको क्या कर दिया फिर से, ऑक्सीजनेटेड, और ये ब्लड कहाँ चला गया, बॉडी पार्ट्स में। तो क्योंकि यहाँ पे एक ही बार ब्लड टच हो रहा है, केवल एक ही टाइप का ब्लड, कौन सा, डी ऑक्सीजनेटेड, दैट्स व्हाई दिस सर्कुलेशन इज कॉल्ड सिंगल सर्कुलेशन। ये बात समझ में आई। ऐसे हार्ट को अपन बोलते हैं वीनस हार्ट। वैसा हार्ट जो बस डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही पंप करता है, हो इसको, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, वैसे हार्ट को क्या बोलोगे, वीनस। याद करने में कुछ नहीं, वेन क्या कैरी करता है, डी ऑक्सीजनेटेड, है ना, तो वेन से क्या हो गया, वीनस हार्ट। वीनस हार्ट मतलब एक कैसा ब्लड पंप करेगा, बस डी ऑक्सीजनेटेड, है ना। हम लोग का डी ऑक्सीजनेटेड भी करता है और ऑक्सीजनेटेड भी, तो उसको बोल देंगे आर्ट्रियोविनस। क्या बोल देंगे, आर्ट्रियोविनस। आर्टरीज कैसा ब्लड कैरी करता है, वेन कैसा कैरी करता है, तो उसको मिला के क्या बोल दिया, आर्ट्रियोविनस। क्लियर है। Gills of lungs have the ability to absorb dissolve oxygen of the H2O। अब आगे किसमें अपन, इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, इसमें होगा आपका इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। कैसा होगा, इनकम्प्लीट। तो किनके पास कितना चैम्बर है, टी चैम्बर्ड है ना। तो देखो टी चैम्बर्ड होता है, चलो अब यहाँ से कल देखेंगे अपन, अब थोड़ा सा बेसिक कुछ बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे सबसे पहले कुछ बेसिक बातें आप रिकॉल कर लो, फिर कल से इस चैप्टर को आगे देखेंगे। अब देखो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, इनको नहीं पता है, बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को ये भी नहीं पता होगा, है ना। तो पहले तो ये समझ लो आप कि जो वेन्स है वह कैरी करता है कैसा ब्लड, डी ऑक्सी, ठीक है, जिनको नहीं पता है उनके लिए। जो आर्टरीज है कैसा ब्लड कैरी करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना। लेकिन जैसे ही इन सब के पीछे लग जा पल्मोनरी, जैसे ही लग जाए इसके पीछे क्या, पल्मोनरी, उल्टा कर देने का, ठीक है। पल्मोनरी वेन ये कैसा ब्लड कैरी करेगा, ऑक्सीजनेटेड, ऐसा कैरी करेगा, ठीक है। और लग गया आपका पल्मोनरी आर्टरी, तो ये कैसा कैरी करेगा, डी ऑक्सी। क्लियर है। दूसरी बात, कौन कहाँ कहाँ से कैरी करेगा ये भी आपको ध्यान रखना जरूरी है ना। जैसे वेन की बात करें, है ना, तो ये कहाँ से कहाँ पहुंचाता है, बॉडी पार्ट से कहाँ पे, राइट, बोल सकते हैं, ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ क्या, हार्ट। मतलब ये बॉडी पार्ट से कहाँ लेके जाता है, हार्ट के पास लेके जाता है, कौन आपका, वेन्स। अब बात करते हैं किसकी, आर्टरीज। ये कहाँ से कहाँ लेके जाता है, हार्ट में भी कहाँ से, लेफ्ट वेंट्रिकल, वेरी गुड, है ना। ये कहाँ से लेके जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल, मतलब लिख देता हूँ यहाँ पे क्या, हार्ट। हार्ट से कहाँ लेके जाएगा, बॉडी पास, ठीक है। अब आ गया क्या आपका पल्मोनरी वेन, ये लंग्स से लेके जाएगा कहाँ, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल कहाँ लेके जाएगा ये, लंग्स से कहाँ लेके जाएगा, लेफ्ट ऑरिकल में, कहाँ लेके जाएगा, लंग से लेफ्ट ऑरिकल। कैसा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड, है ना। लेफ्ट ऑरिकल मतलब क्या हो गया, हार्ट, बोल सकते हैं। चलो ये कहाँ से कहाँ लेके जाएगा भाई, पल्मोनरी आर्टरीज है ना, राइट वेंट्रिकल से लंग्स, कहाँ, लंग्स। तो ये राइट वेंट्रिकल से कहाँ लेके जाएगा, क्लियर है बात, ठीक है। तो ये सब बेसिक जब याद रखोगे तो ही आपको सर्कुलेशन समझ में आएगा कि ब्लड कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, ठीक है। पहली बात ये, इतना सबको समझ में आया। चलो इसको अब डायग्राम के थ्रू भी देख लेते हैं अपन, ठीक है। कैसे कैसे मतलब इन लोग को थोड़ा, ये क्या है आपका, लेफ्ट ऑरिकल, क्या है आपका, क्या है आपका, क्या है आपका, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे मान लो अपन ले लेते हैं, ठीक है। अब होगा क्या, यहाँ से कौन है आपका पल्मोनरी, कौन है पल्मोनरी, इसको यहाँ लिख दिया मैंने, क्या है पल्मोनरी वेन है, ठीक है। यह कैसा ब्लड कैरी किया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ लेके आया, लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड कहाँ आ गया, आया, कौन सा वॉल्व होता है यहाँ पे, बाइकस्पिड की ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड है ना। ये बाइकस्पिड वॉल्व है, क्या वॉल्व है आपका, ये आपका वॉल्व है बाइकस्पिड। ट्राई नहीं होगा भाई, होगा तो ये कौन सा वॉल्व है आपका, बाइकस्पिड, ये आपका है लेफ्ट वेंट्रिकल। देखो बाइकस्पिड वॉल्व होते हैं, यह ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में है ना। लेफ्ट वेंट्रिकल से बाहर कौन निकलेगा, बाहर कौन निकलेगा, एरोटा, है ना। ये कौन है आपका, एरोटा, ठीक है। एरोटा है, डायग्राम अगर करेक्ट बना है तो एरोटा ज़्यादा क्या होना चाहिए, ब्रॉड, और इधर क्या होना चाहिए आपका, तो इसको अपन ऐसे करके डिवाइड कर लेते हैं, ये क्या हो गया आपका आर्टरीज, ठीक है। अब चलो यहाँ से ये आर्टरीज या कैपिलरी जो बोलो, ये कहाँ ब्लड लेके आया, बॉडी पार्ट्स में, ठीक है। कैसा ब्लड ये कैरी कर रहा है भाई, ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। ये एरोटा है, यहाँ आके मान लो क्या हो गया, आर्टरीज, ठीक है। कैपिलरीज फॉलोइंग, तो आपका कैसा ब्लड यहाँ पे आया, ऑक्सीजनेटेड, कैसा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड। अब बॉडी इस ब्लड को क्या करेगा, यूज करेगा, और यहाँ पे ब्लड कैसा हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। अब यहाँ से निकलेगा कौन आपका, अभी अपन वेना कवा पे नहीं जा रहे हैं, सीधी सीधी अभी क्या बोलेंगे, वेन्स, क्या बोलेंगे, वेन्स। ये क्या है आपका, कैसा ब्लड कैरी कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड है ना। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ लेके गया, तो यहाँ पे कैसा ब्लड पहुंचा, यहाँ पे कौन सा वॉल्व, ट्राइकस्पिड, है ना। अब वॉल्व क्या होता है समझ लो, वॉल्व वो होता है जो किसी भी चीज का यूनी डायरेक्शनल फ्लो करवाता है, क्या करवाता है, यूनी डायरेक्शनल फ्लो, है ना, एक ही डायरेक्शन में, मतलब बैक फ्लो को क्या करेगा, रोकेगा वो, ठीक है। तो इस वॉल्व होते हुए ए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पहुंचा, राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से कौन निकलेगा, पल्मोनरी ट्रंक, कौन निकलेगा, और यह पल्मोनरी ट्रंक ऊपर जाके डिवाइड हो गया किसमें, इसमें डिवाइड हो गया, एक पल्मोनरी आर्टरी एक लंग्स में, और दूसरा रे, ठीक है। कैसा लेके कैरी कर रहा है ये भी कैसा कैरी कर रहा है, आई बात समझ। तो यह है आपका पल्मोनरी, पल्मोनरी आर्टरी, और यह है आपका पल्मोनरी ट्रंक, पल्मोनरी, आई बात समझ, जल्दी बताओ। पल्मोनरी ट्रंक ही आगे जाके डिवाइड हो जाता है किसमें, आपके पल्मोनरी आर्टरीज में, ठीक है। ये पूरा सर्कुलेशन आपने ब्रीफ में देख लिया। यहाँ से लंग से आपका ऑक्सीजनेटेड एयर आया, कहाँ गया, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से इसको कौन ले लिया, एरोटा, एरोटा से आर्टरीज होते हुए कहाँ पहुँच गया, बॉडी पार्ट्स में। यहाँ पे ब्लड यूज हुआ, सेल सारे यूज करेंगे, और उसको कन्वर्ट कर दिया कैसे में, डीऑक्सीजनेटेड, मतलब ऑक्सीजन को यूज कर लिया रेस्पिरेशन के लिए, और क्या रिलीज हो गया आपका, CO2। तो ब्लड, इस ब्लड में CO2 रिच होता है, उसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। अब यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला, वेन्स उठाया, कहाँ लेके गया, राइट ऑरिकल, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से कौन, ट्रंक, मतलब सीधे आप बोलो अभी, पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी और राइट पल्मोनरी आर्टरी, राइट वाला राइट लंग्स में गया और लेफ्ट वाला लेफ्ट लंग्स में, वहाँ पे जाके फिर से आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड, क्लियर है। दूसरी बात, दूसरी बात है, डीऑक्सीजनेटेड बोलने का मतलब यह नहीं होता है कि उसमें बिल्कुल भी ऑक्सीजन, सारी बात समझ, डीऑक्सीजनेटेड का मतलब यह होता है कि उसमें ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन किसका है, CO2 का,
और कम किसका है, O2 का, ठीक है। और ऑक्सीजनेटेड बोलने का मतलब यह नहीं होता कि पूरा उसमें बस ऑक्सीजन ही है, उसमें ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा और CO2 का कम होगा। क्लियर है, इतनी बातें समझ में आई। अब देखो इसको हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, क्योंकि कहीं भी डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मिक्सिंग नहीं हुआ। हुआ क्या, दोनों के लिए अलग अलग रास्ता है। अब देखो ऑक्सीजनेटेड के लिए रास्ता क्या है, राइट लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, एरोटा और एरोटा से बॉडी पार्ट्स, ठीक है। ये पूरा पाथवे किसके लिए है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए। डीऑक्सीजनेटेड के लिए अलग रास्ता है, वेन्स, वेन से राइट ऑरिकल, राइट ऑरिकल से राइट और यहाँ से सीधे लंग्स। तो कहीं पे भी आपका ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मिक्सिंग नहीं हुआ। और ब्लड कितनी बार हार्ट को टच कर रहा है, 2 बार, एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टच कर रहा है और एक बार ऑक्सीजनेटेड टच कर रहा है, ठीक है। एक बार कौन टच कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड कर रहा है ना। लंग से एक बार आके यहाँ पे टच किया पहली बार, है ना, ऑक्सीजनेटेड, और यहाँ पे टच कर रहा है कौन सा आपका, डीऑक्सीजनेटेड। 2 बार आपके ब्लड हार्ट को टच कर रहा है, एक बार ऑक्सीजनेटेड एक बार डीऑक्सीजनेटेड। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, डबल सर्कुलेशन, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। क्या बोलेंगे, कंप्लीट डबल। क्लियर है, ये हो गया आपका कंप्लीट डबल। ये बात समझ में आई। जब इतना समझ गए तो 1 मिनट में इनकम्प्लीट को भी कर ही लेते हैं अपन, है ना। इनकम्प्लीट में क्या होगा, देखो वहां पे होता क्या है, रेप्टाइल्स में मिलनी देखोगे आप, ठीक है। वहां पे ऑरिकल तो 2 है बट वेंट्रिकल कितने हैं, एक ही है, एक ही है ना। तो ये लेफ्ट ऑरिकल है आपका, क्लियर है। और ये क्या है आपका, राइट ऑरिकल, लेकिन वेंट्रिकल एक ही है, इसमें राइट लेफ्ट अपन नहीं कर सकते, ठीक है। तो होगा क्या, देखो यह कैसा ब्लड रिसीव करेगा, ये कैसा करेगा, लेकिन यहाँ पे दोनों आके क्या हो गया, यहाँ पे आके दोनों क्या हो गया, मिक्स हो गया ना। मतलब जो हार्ट यहाँ पे ब्लड को पंप करेगा वो कैसा ब्लड पंप करेगा, मिक्स ब्लड। कैसा ब्लड, मिक्स्ड ब्लड। आ रही बात समझ। तो यहाँ पे क्योंकि कंप्लीट सेग्रीगेशन नहीं है, ऊपर में तो ठीक है कि एक किसके लिए ऑक्सीजनेटेड, एक दूसरा किसके लिए डीऑक्सीजनेटेड, लेकिन तो नीचे आके क्या हो गया, दोनों क्या हो गया, मिक्स हो गया। तो इसको बोलेंगे इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। आई बात समझ। 2 बार तो ब्लड टच कर रहा है, पक्की बात है। यहाँ पे कैसा, डीऑक्सीजनेटेड, यहाँ पे कैसा, ऑक्सीजनेटेड, लेकिन यहाँ पे आके क्या हो जा रहा है, मिक्स। यहाँ पे आके क्या हो गया, मिक्स, इसलिए इसको बोलेंगे इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। क्या हो गया आपका, कंप्लीट डबल। क्लियर है, इसको समझ में नहीं आया बताओ, सबको आ गया समझ। वही बातें यहाँ पे लिखी हुई है, देखो आप। इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स द लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स, अभी बताया कैसा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द गिल्स या लंग्स या स्किन। क्योंकि आप देखोगे रेप्टाइल्स एम्फीबियंस में कुछ ऐसे हैं जो गिल्स का यूज करता है, कुछ ऐसे हैं जो लंग्स का, तो इसलिए मैंने तीनों लिख दिया। लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द गिल्स, लंग्स और स्किन, एंड द राइट एट्रियम रिसीव्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम अदर बॉडी पार्ट्स, ठीक है। क्योंकि इसके कितने चैम्बर है, 3 है, इसके कितने हैं, 3। 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल, ऑरिकल तो सेग्रीगेट हो गया, एक रिसीव किया ऑक्सीजनेटेड, दूसरा डीऑक्सीजनेटेड। अब आगे देखो, however both oxygenated and deoxygenated blood get mixed up in the single ventricle, the heart thus pumps out mixed blood, ठीक है। this is known as incomplete double circulation। क्लियर है, ठीक है, हाँ उसमें से ड्राइव करता है ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, वहीं भी दिखा दिया मैंने, यहाँ पे दोनों मिक्स हो गया और ये मिक्स ब्लड पंप हो गया कहाँ पे, आपके बॉडी पार्ट पे, ठीक है। बेनिफिट इज दैट ऑक्सीजन विल टेकन बाय नीडेड बॉडी पार्ट एंड CO2 विल बी फॉर द फास्ट, ऑक्सीजन इसमें से निकाल लेगा और CO2 को आगे पास कर देगा। क्लियर है। अगला किस में आपका, इन बर्ड्स एंड मैमल्स, हम लोग की कहानी इन बर्ड्स एंड मैमल्स और रेप्टाइल्स में भी, किस में, क्रोकोडाइल में। द लेफ्ट एंड राइट एट्रिया रिसीव ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रेस्पेक्टिवली, है ना, which is passed on to the ventricles of the same side. Thus there is no mixing of oxygenated and deoxygenated blood. Thus the ventricles pump out blood without any mixing, as 2 separate circulatory pathways are processed in these organisms. Hence these animals are said to exhibit complete double। 2 सेपरेट पाथवे था ना, एक किसके लिए था,
ऑक्सीजनेटेड के लिए और एक आपका डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। डबल सर्कुलेशन मीन्स ब्लड पासेस टू द हार्ट ट्वाइस, इट इंक्लूड्स पल्मोनरी एंड सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। अब यहाँ से कंटिन्यू करेंगे अपन कल, ठीक है। इसी को जो आपका दो सर्कुलेशन हुआ ना, उसी को हम नाम दे देते हैं पल्मोनरी एंड सिस्टेमिक, ठीक है। यहाँ से अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है।